अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम प्यारे बच्चों क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले हम 4 एक्सरसाइज को कर चुके हैं, जिसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ट्रांसपोज और इसके अलावा जितनी भी डेफिनेशंस थी इनको हम अच्छे तरीके से इसी से रिलेटेड समझ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो मैक्सिमम एसएलओ इस्तेमाल होंगे वो हैं दो। एक है डिटर्मिनेंट और दूसरा है इनवर्स, यानी किसी मैट्रिक्स का मक्ता कैसे मालूम किया जाता है और किसी कालब का ज़रबी माकूस कैसे मालूम किया जाता है। ये दो एसएलओज हैं, दो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमने इस एक्सरसाइज को हल करने के बाद हम इन चीजों के बारे में जान चुकेंगे, जान लेंगे कि मक्ता कैसे निकलता है, ज़रबी माकूस कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट आइए पहले हम कंसेप्ट लेते हैं कि किसी कालब का डिटर्मिनेंट होता क्या है, मक्ता कहते किसको हैं, उसके लिए किन चीजों का होना जो है वो जरूरी है। तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है कालबों का मक्ता, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, कालब का मक्ता, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट इसके अंदर आपकी जो क्लास 9th है इसके अंदर आपका जो डिटर्मिनेंट है ना वो जस्ट 2/2 ऑर्डर का है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें मक्ता लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो लाजमी है कि वो मैट्रिक्स, वो कालब जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, उसका ऑर्डर 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो एंड सो ऑन। यानी हमें मक्ता जब भी लेना पड़ेगा तो हमें जो कालब दिया जाएगा वो लाजमी मुरब्बी होना चाहिए, ये शर्त है इसकी। इसके बाद आपकी इस क्लास 9th के अंदर सिर्फ 2/2 का डिटर्मिनेंट है, यानी जो हमें सीखना है। इसके अलावा 3/3 ये हायर क्लासों के अंदर है। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट कालब का मक्ता लेने के लिए, डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें पहले डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज की पहचान होनी चाहिए। वत्री अरकान कौन से होते हैं और गैर वत्री अरकान कौन से होते हैं। अगर हमें डायगोनल एलिमेंट वत्री अरकान का नहीं पता, नॉन डायगोनल अरकान का नहीं पता, तो फिर हम कभी भी किसी कालब का मक्ता मालूम नहीं कर सकते। इसके बाद अब वत्री और गैर वत्री अरकान कौन से होते हैं, इसकी पहचान के लिए हमें वत्री कालब की तारीफ आनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स की। तो बहरहाल देखते हैं जी, मिसाल के तौर पर मैं यहां एक मैट्रिक्स लिखता हूं 2, 3, 4 और 5। ये मैंने आपके सामने कालब लिखा, इसका ऑर्डर 2/2 है, यानी 2/2 इसका मर्तबा है। मक्ता लेने के लिए जरूरी है कि उसका ऑर्डर मुरब्बी होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट हमने करना क्या है, ये जो अरकान होते हैं इनको कहते हैं वत्री अरकान, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वत्री अरकान, इंग्लिश के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स। जब हमने वत्री कालब की तारीफ की थी, हमने डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसको डिफाइन किया था। तो हमने ये कहा था कि इसके ये जो वत्री अरकान है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसमें एट लीस्ट 1 एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो के अलावा होना चाहिए। तो ये वही वत्री अरकान है जो इस साइड को होते हैं, जो इस लाइन को होते हैं, जो तिरछे इस सिमत को होते हैं, इनको कहते हैं वत्री अरकान। कालब का मक्ता मालूम करने के लिए हमें इसकी पहचान रखना नहायत जरूरी है। इसके बाद जो बच चुके हैं बाकी अरकान, ये वो 2 हैं, जिसमें 3 और 4 है। स्टूडेंट इनको हम बोलते हैं गैर वत्री अरकान।
यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इनको प्यारे बच्चों? गैर वक्री अरकान। तो एक कालब के अंदर दो तरह के अरकान हमने लिख लिए, वतरी अरकान, डायगोनल एलिमेंट्स, और जो बाकी रह गए हैं जिनको मैंने सर्कल किया है इनको कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब आपने करना क्या है? कालब का मक्ता लेते वक्त आपने पहले मिसाल के तौर पर ये ए है तो इसके साइडों पे ये दो लाइनें लगानी है। ये जाहिर करेगा कि हम इस कालब का मक्ता लेने लगे हैं, हम इस कालब का डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। तो ये लाइनें दो लगा दी। क्या करने लगे हैं? इसका डिटर्मिनेंट, इसका मक्ता लेने लगे हैं। ये दो लाइनें ये शो कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट? डिटर्मिनेंट लेते वक्त आपने इसके वतरी अरकान को आपस में जरब देनी है। कौन से अरकान को? वतरी अरकान को, डायगोनल्स को। कौन कौन से हैं? 2 जरब 5, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। पहले क्या करना है? जो वतरी अरकान है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके फौरन बाद आपने यहां हमेशा माइनस की अलामत लगाया करनी है। जब हमने डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में जरब दे दी, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है पहले स्टेप में, डायरेक्ट इसको जरब नहीं देनी। दे लेंगे स्टूडेंट, गलत नहीं है, लेकिन हम अक्सर गलती कर लिया करेंगे, आपको ये माइनस की अलामत के अंदर मल्टीप्लीकेशन भूल जाएगी। तो याद रखना, आपने वतरी अरकान को जब जरब दे दी, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट में, तो यहां हमेशा इसके मल्टीप्लीकेशन यानी इनकी जरब और इनकी जरब के दरमियान यहां अलामत किसकी लगानी है? हमेशा माइनस की। वो मैंने लगा दी। अब हमने फिर ब्रैकेट में जो गैर वतरी अरकान है ना उनको जरब देनी है। किनको स्टूडेंट जरब दे रही हैं? गैर वतरी अरकान को। तो इस तरह इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, यानी कालब के मक्ते से क्या मुराद हुआ कि किसी मुरब्बी कालब के मक्ते से मुराद ये है कि उसके वतरी अरकान और फिर गैर वतरी अरकान को जरब दे और जो डायगोनल हैं उनमें से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को माइनस कर दें, तो वो कालब का क्या निकल आएगा? मक्ता। और इसको जाहिर करने की ये अलामत है साइडों पे दो लाइनें। अब स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। मिसाल के तौर पर हमारे आंसर दो तरह के निकल सकते हैं। नंबर 1, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 था, हमने उसका लिया मक्ता और वो निकल आया सिफर के अलावा, जिसको मैंने यूं बॉक्स में बंद कर दिया है। हमने क्वेश्चन को हल किया, डिटर्मिनेंट लिया, मुख्तसिर किया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर उस कालब का, उस मैट्रिक्स का जीरो के अलावा निकला। माइनस में निकला, बटे में निकला, इशारिया में निकला, जमा में निकला, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी निकल आए तो याद रखना उस कालब को हम कहते हैं गैर नादर कालब। उसको हम क्या कहते हैं? गैर नादर, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इंग्लिश के अंदर। इसके बाद अगर हमने किसी कालब का लिया मक्ता और उसका जवाब एग्जैक्ट सिफर निकल आया, हल करते करते जवाब निकला सिफर, तो वो कालब होता है सिंगुलर। उस कालब का क्या नाम होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है वो। तो इसका मतलब जब हम किसी क्वेश्चन का मक्ता लेंगे तो मक्ता हमें दो तरह के आंसर दे सकता है। एक, डिटर्मिनेंट हल किया, कालब का मक्ता लिया तो वो निकल आया सिफर के अलावा, और एक हमें आंसर उस कालब का मक्ता सिफर दे सकता है। अगर किसी कालब का हमने डिटर्मिनेंट लिया, मक्ता लिया, तो वो निकला सिफर के अलावा, तो उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, गैर नादर कालब। अब अगर हमने कालब का लिया मक्ता और वो निकला जवाब सिफर, तो हम कहेंगे कि ये कालब सिंगुलर है। अब सिंगुलर नादर, गैर नॉन सिंगुलर, गैर नादर, इससे आगे
अब हमें अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है, अगले एसएलओ की तरफ बढ़ना है। उसका नाम है इनवर्स, ज़रबी माकूस। वो किस कालब का लिया जाता है, उसको किस तरह हल किया जाता है, उस इनवर्स को करने से पहले हमें डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट हम सीख चुके, डिटर्मिनेंट के एसएलओ की हमें समझ आ गई। क्या समझ आई स्टूडेंट? क्या हमें पता चला कि डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए पहली बात, पहला काम कि उसका ऑर्डर मुरब्बी होना चाहिए। आपकी इस क्लास में 2x2 का ऑर्डर है, मैट्रिक्स है, तो उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। क्या करना है? कालब को लिखने के बाद पहले हमें उस कालब को, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, मत्ते की शक्ल में लिखना है। लिख लिया? इसके बाद पहले हमने डायगोनल एलिमेंट्स को, वत्री अरकान को आपस में ज़रब देनी है। उसके बाद सेंटर में लाजमन माइनस लगाना है और फिर गैर वत्री अरकान, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में ज़रब देनी है और इनको कर लेना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जब कर लिया तो उस कालब का मक्ता निकल आया। फिर कालब के मक्ते का आंसर मैंने आपको बताया दो तरीकों से आता है, एक जीरो के अलावा कोई निकल आए, एक जीरो। अगर उसका मक्ता सिफर निकलेगा तो नादर कालब कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर उसका मक्ता सिफर के अलावा निकल आएगा तो वो नॉन सिंगुलर, गैर नादर कालब कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा कालब का ज़रबी माकूस, और इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उर्दू में ज़रबी माकूस, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब स्टूडेंट, ज़रबी माकूस, सबसे पहले इसका हमें फार्मूला लिखना है। किसी भी कालब का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जाहिर किया जाता है उस कालब के ऊपर, उस रकम के ऊपर -1 लगा दिया जाता है। यह जाहिर करता है कि हमने उस कालब का इनवर्स मालूम करना है, उस कालब का ज़रबी माकूस लेना है। अब हमें इसका रखना है फार्मूला याद। इसका फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, उसी कालब का जिसका हमने माकूस लेना है उसका डिटर्मिनेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है उसी कालब के एडजॉइंट के साथ। यह है जी इसका फार्मूला। किसी कालब के ज़रबी माकूस को मालूम करने के लिए जो कालब जिसका ज़रबी माकूस लेना है, ए का है तो ए के ऊपर इनवर्स, बी का है तो बी के ऊपर इनवर्स, ए बी इकट्ठे का इनवर्स है तो ए बी के ऊपर होल इनवर्स। अब जिसका इनवर्स लेना है उसी कालब का मक्ता, डिटर्मिनेंट लेना है और उसी कालब का हमें एडजॉइंट मालूम करना है। इसके बाद हमने इस फार्मूले को नाम देना है इक्वेशन 1 का। किसका नाम देना है स्टूडेंट? इक्वेशन 1 का। अब हमें चाहिए दो चीजें, एक हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, दूसरा हमें चाहिए एडजॉइंट। तो यहां पे डिटर्मिनेंट का तो हम तरीका सीख चुके, कैसे मालूम करना है। अब हमें इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए, तो हम पहले एडजॉइंट की तारीफ की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, चलते हैं जी। कालब के एडजॉइंट से क्या मुराद है? कालब का एडजॉइंट क्या होता है? हमें यह टर्म जरूरत पड़ी है कब? जब हमने इनवर्स मालूम किया, तो हमें पहले इसके बारे में जानना है। स्टूडेंट, कालब का एडजॉइंट क्या होता है? वत्री अरकान की पहचान हम कर चुके, डायगोनल एलिमेंट्स की पहचान हमें हो चुकी, गैर वत्री अरकान की पहचान हमें हो चुकी। अब अगर कोई कहे कि मुझे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का नहीं पता, तो स्टूडेंट याद रखना उसे कालब का मक्ता नहीं पता। अब अगर उसे कालब के मक्ते का नहीं पता चला, इट मीन उसे वत्री कालब की तारीफ का पता नहीं चला। अब अगर उसे वत्री कालब की तारीफ का पता नहीं चला तो फिर वो क्वेश्चन किस तरह करेगा? इसीलिए स्टूडेंट मैं अक्सर औकात
आपसे ये कहता रहता हूं कि कोई भी टॉपिक जब हमें तैयार करना है तो हमें उसकी बेसिक, हमें उसकी बैक साइड के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से रीड करना है। मैंने आपको कालब का एडजॉइंट पहले क्यों नहीं समझाया, इसको तारीफों के साथ क्यों नहीं लिखा? स्टूडेंट, जब मैं वहां पे आपको ये बातें समझाता तो हमारे ऊपर से चली जाती, हमें समझ ही ना आती। मैंने कालब के एडजॉइंट को मक्ते के बाद ही क्यों रखा? क्योंकि उसकी यही बुनियादी वजह थी कि कालब के मक्ते में मुझे वतरी अरकान की पहचान करवानी है, मुझे गैर वतरी अरकान की पहचान करवानी है, फिर हमें मक्ता मालूम होगा। अब इसके बाद मक्ता हमने मालूम कर लिया तो हमें वतरी अरकान की पहचान हो जानी चाहिए। आपने सिंपल काम क्या करना है, एडजॉइंट लेते वक्त जो वतरी अरकान होंगे ना, इनकी जस्ट जगह तब्दील कर देनी है। डायगोनल एलिमेंट्स की क्या करनी है, जस्ट जगह तब्दील कर दो एक दूसरे के साथ। और ये भी ऑर्डर जो 2x2 है उसका है आपकी क्लास में, हायर क्लासों के अंदर इससे भी मैक्सिमम है। तो दो ही रुकन होंगे हमारे पास वतरी अरकान में, उन दोनों की जगह चेंज कर देना। इसके बाद दूसरा क्या है, गैर वतरी अरकान, तो इनकी अलामतें तब्दील कर देना। गैर वतरी जो अरकान होंगे क्या करना है, इनकी अलामतें चेंज कर देना बस। अगर हम ये दो काम कर लें तो इसका मतलब हमने उस कालब का क्या ले लिया, एडजॉइंट। तो तारीफ क्या बनी, किसी कालब के एडजॉइंट से मुराद उस कालब के वतरी अरकान की जगह और गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील कर दें। चेंजिंग प्लेस ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंजिंग द साइन, अलामतें, जो जमा का है वहां माइनस लगा दें, जो माइनस का है वहां जमा लगा दें। तो इससे हासिल होने वाला जो नया कालब है वो दिए गए कालब का एडजॉइंट कहलाएगा। मसलन यहां पे हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां मैं एक कालब लिख रहा हूं स्टूडेंट, नफी का 3, नफी 4, 1 और 8। हमें कहा गया कि इसका एडजॉइंट मालूम करना है, तो आपने उस ए के ऊपर ADJ लिख लेना है। इंग्लिश मीडियम उर्दू कोई भी हो, या उर्दू में लिख लें कालब का एडजॉइंट। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यही है ना इसके वतरी अरकान, डायगोनल एलिमेंट्स, इनकी जगह तब्दील कर दें। इसको इसकी जगह लिख दें, इसको इसकी जगह लिख दें। 8 - 3, देखें जगह तब्दील हो गई। अब ये जो बाकी अरकान है ये वाले, ये गैर वतरी हैं, नॉन डायगोनल्स हैं, इनकी अलामतें, नफी 4 है ना, इसको कर दें जमा का 4, एक किसका है, जमा का, इसको कर दें माइनस का। तो ये कहलाएगा कालब का एडजॉइंट। दो काम कर रहे हैं, वतरी अरकान की जगह तब्दील, गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील। अब जब हमें मक्ता हमने सीख लिया, कालब का एडजॉइंट सीख लिया, दोनों कीमतें उठा के इधर कर दें, पुट दर्ज कर दें, तो इनवर्स निकल आया। देखें स्टूडेंट, बेसिकली इनवर्स कोई अलग से नई चीज नहीं है, जरबी माकूस के कोई नए तरीकाकार नहीं है। एक चीज आई, दूसरी समझ आई, दोनों को इकट्ठा किया तो जरबी माकूस बन गया। अब अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे जरबी माकूस आता है लेकिन एडजॉइंट लेना नहीं आता, ये बात गलत है। कोई बच्चा कहता है मुझे जरबी माकूस की समझ है लेकिन मक्ता लेना नहीं आता, ये बात गलत है। क्योंकि बेटा जरबी माकूस में दो कंसेप्ट यूज करने हैं, एक मक्ते का, एक एडजॉइंट का। हमें अक्सर मसला क्यों पेश आता है, हमें क्यों समझ नहीं आ रही होती बेटा, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमें उस टॉपिक से पहले की बेसिक चीजें पता नहीं होती। अब अक्सर औकात हम में से कोई बच्चा छुट्टी कर ले, मक्ते जिस दिन हम समझ रहे थे, डिटर्मिनेंट हम कर रहे थे, उसने उस दिन कर ली छुट्टी, तो वो आया जरबी माकूस वाले दिन, इनवर्स वाले दिन, तो उसे समझाया जाए जी पहले इसका मक्ता लेना है। अब वो परेशान हो जाएगा, मक्ता कैसे लेना है, तो सारी बात है जब उसे मक्ते का नहीं पता तो वो इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट एक तरतीब के साथ
एक सीक्वेंस के साथ चीजों को किया जाता है। समझ आ गई यहां तक? अब हम मक्ता लेना जान चुके, एडजॉइंट लेना जान चुके, अब हम किसी भी कालब का इनवर्स भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन इनवर्स हर कालब का नहीं निकलता। ज़रबी मकूस हर कालब का नहीं निकलता। किस कालब का ज़रबी मकूस निकलता है, किस कालब का ज़रबी मकूस नहीं निकलता, किसका एग्जिस्ट करता है, किसका एग्जिस्ट नहीं करता, जब हम इसके क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे तो वहां पे ये मैं आपको बात तफसीलन बताऊंगा कि हर कालब का ज़रबी मकूस नहीं निकलता, बेशक वो 2/2 का ऑर्डर ही क्यों ना हो। तो सवालों की तरफ बढ़ने से पहले हमने आज 3 बातें सीखी: कालब का मक्ता, कालब का एडजॉइंट और ज़रबी मकूस। मक्ता मुरब्बी कालब का, एडजॉइंट मुरब्बी कालब का, इनवर्स उन्हीं दोनों को इकट्ठा करने से बन जाता है। मक्ता 2 तरह का सीखा। अगर किसी कालब का डिटर्मिनेंट मक्ता सिफर के अलावा आए तो वो कालब, वो मैट्रिक्स गैर नादर होता है। अगर उस कालब का मक्ता डिटर्मिनेंट सिफर आए तो वो नादर कालब होता है। एडजॉइंट किसी कालब के वतरी अरकान की, डायगोनल अरकान की जगह तब्दील कर दें और गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील कर दे तो वो कालब जो है वो एडजॉइंट कहलाता है। अब इन्हीं आइडियाज को, इन्हीं कंसेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 के ऊपर। तो चलते हैं स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि नीचे दिए गए कालबों का मक्ता मालूम करें। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो क्या सीखा हमने? सबसे पहले स्टूडेंट, जिसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है उसके साइडों पे लाइन लगाई जाती है। यह जरूरी है। नफी 1, 1, 2 और सिफर लगाने के बाद अब हमने क्या सीखा है कि इसके जो हैं वतरी अरकान, नफी 1 और सिफर यही है ना, वतरी यही डायगोनल्स हैं, इनको आपस में जरब देनी है, लेकिन इसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ख्याल रखिएगा सेंटर में हमेशा माइनस लगानी है। कोई भी हो जाए, लाम पे कुछ हो जाए, कोई रकमें आ जाए, इधर माइनस जरूर लगानी है। अब गैर वतरी अरकान को आपस में जरब देनी है। अब स्टूडेंट ये ए का डिटर्मिनेंट वैसे ही, नफी 1 को 0 से जरब दी तो 0। अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने दें, कि आपसे गलती नहीं होगी जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं। अभी तक इसको ब्रैकेट में लिखा रहने दें। सेंटर में लगाएं माइनस, 2 को 1 से जरब दी 2, इसको भी अभी ब्रैकेट में रहने दें। जो तरीकाकार से मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, आप अक्सर कहते होंगे सर, कभी कहते हैं ब्रैकेट नहीं लगानी, कभी कहते हैं ब्रैकेट जल्दी से खत्म कर दो। स्टूडेंट ये वो पॉइंट होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जो मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करता हूं, क्योंकि जब हम पेपर मार्क कर रहे होते हैं तो ये वो पॉइंट्स होते हैं। जारी बात है कि हमने तो पेपर अब नहीं देने, हमने तो पेपर जो देने थे दे लिए। जब हमने पेपर दिए, जारी बात है कि उसके बाद हमें कब समझ आती है, खुद जब हम किसी चीज को रीड कर रहे होते हैं, हम जैसे स्टूडेंटों को पेपर चेक कर रहे होते हैं, तो हमें तब जहनों में आता है कि ये गलती बच्चा पेपर में कर रहा है। तो वही एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये वो गलतियां होती हैं, ये वो जगह होती हैं जहां से हमारे नंबर कटते हैं। तो स्टूडेंट ब्रैकेटें लगाने का फायदा है यहाँ पे, जहां बताऊं ये काम करना है वहां करना है, उलट नहीं चल रहा। इसको इससे जरब दी तो सिफर, सेंटर में ये अलामत वैसे ही, इसको इससे जरब दी तो यहां क्या आ गया 2। अब स्टूडेंट इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल सिफर, इस नफी को यहां जमा से जरब दी तो नफी 2, 0 में नफी 2 जमा किया तो नफी का 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस कालब का डिटर्मिनेंट कितना? -2। इसके बाद चलते हैं जी दूसरे जुज की तरफ। सिमिलरली ये डिटर्मिनेंट की अलामत 1, 3, 2, -2। डिटर्मिनेंट की अलामत सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल
इन दोनों को ज़रब देनी है। मैंने बताया ब्रैकेट लगा के गलती नहीं करनी, तवज्जो से। सेंटर में हमेशा माइनस, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें। यह ज़रब खाएगा -2, ब्रैकेट लगी रहने दें अभी। इन दोनों को ज़रब 6, ये -2, ये इससे ज़रब खाएगा -6, तो ये हो गया -8। तो हमने b का डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, जो कितना निकला -8। इसके बाकी जूस कर लीजिएगा। अब c भी चले कर लेते हैं, एक और जूस है। तो सिमिलरली c का मोड, तो पहले ये अलामत लाजमी लगाया करनी है स्टूडेंट, 3 2 3 2। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं करना, जो तरीका बताया। 3 को 2 से ज़रब दी 6, सेंटर में क्या आना है माइनस। 3 को 2 से ज़रब दी 6, तो ये -6 आ गया। 6 में से 6 निकाल दिया तो कितना आ गया 0। तो देखें कुछ कालबों के आंसर 0 के अलावा आए और कुछ का आंसर जो है वो 0 आ गया। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हुआ मुकम्मल, जिसमें हमने कालबों का मक्ता सीखा है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि बताइए नीचे दिए गए कालब मैट्रिक्स नादर हैं या गैर नादर हैं। नादर या गैर नादर मक्ता नहीं होता, याद रखिएगा। नादर या गैर नादर कालब होता है। कई को जी नादर मक्ता। स्टूडेंट कालब का मक्ता ले तो फिर मक्ता क्या निकले फिर बताते हैं, वो कालब नादर है कि गैर नादर, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो याद रखिएगा, किसी कालब को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बताने के लिए हमें पहले उस कालब का डिटर्मिनेंट लेना है। जब तक हम कालब का मक्ता नहीं लेंगे, हम बता ही नहीं सकते कि ये कालब नादर है या गैर नादर। हाँ, वैसे जबानी हम ज़हन में सोच सकते हैं। देखें 4 3 12 2 6 12 नफी 12 12 नफी 12 0 0 मक्ता निकला, तो ये कालब नादर है, लेकिन इसके नंबर नहीं है। क्या आप यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं जी ये दिया गया कालब एक नादर है? आप कहें जी सर आपने खुद तो बताया था कि किसी कालब का मक्ता इतना निकल आए तो वो फलां है। तो पहला काम उस कालब का मक्ता मालूम करना है, उसको हल करना है। उसके मक्ते को हल करने के बाद फिर बताना है, आंसर देखकर लिखा हुआ कि कालब नादर है या गैर नादर है। तो नादर सिंगुलर, गैर नादर नॉन सिंगुलर तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस कालब का मक्ता मालूम करना है। तो करते हैं जी सिमिलरली डिटर्मिनेंट, इसका मक्ता मालूम। तरीकाकार वही, चेंज नहीं होने वाला। 3 6 2 4। क्या काम करते हैं, पहले वतरी अरकान को ज़रब देते हैं। तो 3 को 4 से ज़रब दी तो 12 ब्रैकेट में लिख दिया, सेंटर में हमेशा माइनस। 2 को 6 से डायरेक्ट ज़रब मैंने दे दी तो 12। आपने डायरेक्ट नहीं ज़रब देनी, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है ताकि गलती ना हो। 12 में से 12 को किया माइनस, तो क्या निकल आया 0। अब यहां तक आपको 1 नंबर मिलेगा। खुशी खुशी से छोड़ना आना सवाल। तो देखें हमने तो सवाल ठीक कर लिया। क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा मक्ता मालूम करें, उसने पूछा है नादर या गैर नादर बताएं। तो हमने क्या सीखा, जिस कालब का मक्ता 0 के इक्वल निकल आए तो वो कौन सा कालब होता है, नादर। शाबाश। तो आप क्या लिखेंगे, ये नादर कालब है। इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। ये नादर मक्ता नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, नादर कालब लिखना है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। 1 नंबर यहां तक, 1 नंबर इसका, 2 नंबर पूरे हो गए। चलते हैं जी तीसरे जूस की तरफ। दूसरा खुद कर लीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि जिनको समझ आ गई है वो कह रहे होंगे सर हम ये खुद कर लेंगे, आप हमें जल्दी जल्दी ज़रबी मकूस समझाएं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत क्या आपको समझ आ गई है। और मैं ये तवक्को भी करता हूं कि स्टूडेंट जब भी आप पढ़ने बैठें, जब भी आप वीडियोस को देखने बैठें, तो अपनी तमाम तर तवज्जो इधर रखें। खास तौर पे मेरी वीडियो के वो पोर्शन जहां पे कंसेप्ट लिखे जाते हैं, कंसेप्ट कैटेगरी को ऐड किया जाता है, ताकि हमें बाकी जो पूरी वीडियो है उसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके।
सी जूज है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर भी सिमिलरली क्वेश्चन है कि नादर है या गैर नादर, तो ये 7, ये 3, ये -9, ये 5। तो पहले क्या करना है, 7 ने 5 से ज़रब खानी है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 35, सेंटर में माइनस, 3 ने नफी 9 से ज़रब खाई तो नफी का 27, ये सी का मॉड मक्ता डिटर्मिनेंट, नफी ने नफी से ज़रब खाई जमा, 35 में जमा 27 जमा किए तो कितना आ गया 62, 62। अब 0 के अलावा निकला है तो क्या लिखेंगे, ये गैर नादर कालब है। कौन सा कालब है स्टूडेंट, गैर नादर कालब है। लो जी, अब हमें 2 नंबर पूरे मिलेंगे। इसके बाद चौथे जूस की तरफ बढ़ते हैं, तो डी का मोड मक्ता डिटर्मिनेंट 5, -10, -2 और 4 जी दें जी। अब प्रॉपर वे में कर देता हूं एक जूस, 5 ज़रब 4, सेंटर में माइनस, नफी 2 ज़रब नफी का 10, 5 ने खाई 4 से ज़रब 20, ब्रैकेट में रखें इसको, नफी 2 ने नफी 10 से ज़रब खाई तो जमा का 20, ये 20 -20, तो 20 में से 20 निकाल दें स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 0। तो किसी कालब का डिटर्मिनेंट मक्ता 0 आ जाए तो क्या लिखते हैं जी, ये एक नादर कालब है। तो इंग्लिश के अंदर इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप यहां लिख देंगे कि इट इज अ सिंगुलर यानी एक नादर कालब है। मेरा ख्याल है हमें मक्ता और नादर या गैर नादर की समझ आ गई है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है कालबों का ज़रबी माकूस मालूम करें। जी स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि दिए गए कालबों का ज़रबी माकूस मालूम करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको हमने मालूम करना है। तो अभी हम सीख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हमें 2 चीजें रिक्वायर होंगी, एक हमें उस कालब का मक्ता निकालना है और एक हमें उस कालब का एडजॉइंट। तो इन दोनों को हमने उसके फार्मूले में पुट करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के प्रोडक्ट का जो आंसर मिलेगा वो दिए गए कालब का ज़रबी माकूस होगा। तो पहला जूज है क्वेश्चन नंबर 3 का, कहते हैं ए जो कालब है, तो हम यहां पे सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का मॉड यानी ए का डिटर्मिनेंट, और ये ज़रब खाएगा उस ए का जो कालब है उसके एडजॉइंट के साथ। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। पहले हमने फार्मूला लिख लिया। सबसे पहले तरीकाकार भी साथ समझा करें क्वेश्चन को हल करने का, कि हमने जिसको मालूम करना है उसको हमने फार्मूले की शेप में लिख लिया। बाद औकात स्टूडेंट प्यारे बच्चों, बाज टीचर जो हैं या बास हेल्पिंग बुकों के अंदर इसका फार्मूला ये जो डिटर्मिनेंट है ना, यहाँ डाल के इसके बटे में लिखा होता है। वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन उस बटे को फिर बाद औकात ज़रब देना या तकसीम करना या किस तरह हल करना वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो परेशान नहीं होना, वो भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये होता है, यहाँ जो रकम आएगी आप 1/, इसको 1/1 इससे ज़रब दे देंगे। तो अब इन दोनों में से अक्सर स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि हम पहले इस कालब का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं करना, आपने पहले इस कालब का मक्ता ही निकालना है। यानी जो आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा आपने उसका पहले डिटर्मिनेंट ही निकालना है, एडजॉइंट नहीं निकालना। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा कि हम पहले अगर एडजॉइंट निकाल लेते हैं तो वो हम अपना टाइम भी पहले जाया करते हैं, क्योंकि बाज औकात डिटर्मिनेंट ऐसा निकल आता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम ही नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं कर सकते। तो वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा।
तो इसलिए याद रखना है पहले नंबर पे हमने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले पता है कि साइडों पे मोड की अलामत लगानी है, मक्ते की अलामत लगानी है, ये जरूरी है। अगर आपने ये अलामत ना लगाई डायरेक्ट हल करना शुरू कर दिया तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस शेप में आप मक्ता मालूम नहीं कर सकते। मक्ता मालूम करने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेट लाइनें पहले उसके लिए लगाएं। अब क्या तरीका कार है स्टूडेंट, सिमिलरली पहले हमें पता है ना वतरी अरकान को जरब देनी है, तो नफी 1 को 0 से जरब देनी है। ब्रैकेट के अंदर लिख के मैंने आपको समझाया हुआ है, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, हम उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट जब आप पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जाहिर बात है एक आधा क्वेश्चन आएगा तो आप ये कहेंगे जी सर ने तो एक क्वेश्चन किया था प्रॉपर वे में, तो हम भी डायरेक्ट कर दें। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं करना, ऐसा गलती कर लोगे आप तो आपने ब्रैकेट लगा के जो तरीकाकार बताया, जो समझाया, उसी को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ब्रैकेट में आपने लिखना है नफी 1 मल्टीप्लाई 0। तो ब्रैकेट का आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ क्या आएगा 0। इसको ब्रैकेट के अंदर लाजमी लिखिएगा, सेंटर में आपने माइनस की अलामत लगानी है। आप अगली ब्रैकेट में लिखेंगे 3 ज़रब 2, ठीक है, 2 ज़रब 3 लिखना है पहले, अगले स्टेप में लिखना है 6। तो मैं उससे अगला जो स्टेप है वो यहां लिख रहा हूं, इधर कितना आ जाएगा 6। अब ये 0 इस नफी ने अंदर से ज़रब खाना है नफी का 6, तो 0 नफी 6 का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा -6। अब यहां पे ये बात समझिए कि मैंने आपको क्यों कहा है कि पहले आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। स्टूडेंट अब यहां पे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ए का मक्ता निकाल लिया, तो उसका आंसर निकला है -6। जरा बात को तवज्जो से समझिएगा स्टूडेंट, ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो निकला है -6। जरा बताएं ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कल इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जारी बात है जिससे एक्सरसाइज 1.5 के पहले क्वेश्चन जिन्होंने कर लिए हैं, सीख लिए हैं, वही इस एक्सरसाइज के इस हिस्से को अच्छे तरीके से समझेगा। ये नहीं है कि आप वीडियो को स्टार्ट करें और ये कहें कि हमें फलां टॉपिक की समझ आनी है, वो समझना है, तो पहले आप समझे ही ना। स्टूडेंट कोई भी चीज है, कोई भी किताब है, जिंदगी के कोई भी मामलात हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने अगर कोई सीढ़ी के ऊपर चढ़ाई करनी है, चढ़ना है, तो अब यूं नहीं है कि पहले स्टेप के बाद डायरेक्ट छठे स्टेप पे आ जाए। तो जब तक आप दरमियाने स्टेप को पार नहीं करेंगे, गुजरेंगे नहीं, तो हमें मुश्किल पेश होगी। ये नहीं मैं कहता आप नहीं जा सकते, जा सकते हैं, कई तरीका कार है, लेकिन मुश्किल पेश होगी। तो आसान तरीका है कि आप स्टेप वाइज जो है वो चले। अब ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता निकला -6। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं पिछले क्वेश्चनों को थोड़ा सा, ताकि हमें वो फिर रिपीट हो जाए, फिर जहन में आते जाएं। तो स्टूडेंट ये कालब जो है, ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये गैर नादर है, पढ़ा है ना हमने पिछले क्वेश्चन में। तो ये गैर नादर कालब है, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट बात याद रखिएगा, जब भी आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है, जरबी माकूस लेना है, तो वो गैर नादर कालब का निकलेगा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका जरबी माकूस नहीं होता। तो अभी आपको याद आ गया होगा कि मैंने आपको बताया पहले आपने डिटर्मिनेंट क्यों निकालना है, क्योंकि अगर आपने पहले एडजॉइंट निकाल लिया, उसके बाद आपने मक्ता निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला, तो आपको तो पता चला कि उसका तो डिटर्मिनेंट ही 0 निकल आया। वो नादर कालब है, वो सिंगुलर है, उसका तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका जरबी माकूस मालूम ही नहीं होता। तो फिर जो हमने एडजॉइंट निकाला वो फसूल में गया। जी स्टूडेंट, तो जब कोई मैट्रिक्स, जब कोई कालब गैर नादर होगा, नॉन सिंगुलर होगा, अब आपने उसका एडजॉइंट लेना है और आगे हल करना है। अब यहां पे फिर वही क्वेश्चन के सिंगुलर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्यों नहीं निकलता। स्टूडेंट जब वो क्वेश्चन आएगा तो वहां पे इसको भी बड़ी डिटेल से आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल यहां आपने क्या लिखना होता है कि ए का जो मॉड है वो नफी 6 निकल आया,
तो आप यहां लिख दें तब भी ठीक है कि ये एक गैर नादिर कालब है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ज़रबी मकूस मुमकिन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब गैर नादिर कालब होगा। अब आप इसका लेंगे एडजॉइंड। जब आपको पता चल गया कि कालब जो है वो कौन सा निकल आया है, नॉन सिंगुलर, तो आपने फौरन इसका यहां एडजॉइंड लेना है। क्या करना है एडजॉइंड में, पढ़ा है ना, इन दोनों की जगह तब्दील कर दो, डायगोनल्स की जगह चेंज, और जो नन डायगोनल्स हैं इनकी अलामतें चेंज कर दो। तो ये हमने इसकी अलामतें चेंज कर दी, वतर की जगह तब्दील हो गई, डायगोनल्स की जगह चेंज और नन डायगोनल्स की अलामतें चेंज। अब एडजॉइंट की कीमत और डिटर्मिनेंट दोनों की कीमत इक्वेशन 1 में दर्ज कर दो। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का मॉड कितना निकला हुआ है -6 इंटू एडजॉइंट कितना निकला है 0, -3, -2 और -1। अब स्टूडेंट क्या मैंने बताया कि जो डिटर्मिनेंट निकलेगा इसको अंदर 1/1 सबसे जरब दे दें। जब 0 से ये जरब खाएगा तो सारा ही 0, जब 1/6 इससे जरब खाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब ये इससे जरब खाएगा, नफी से नफी कट गया तो 2 3 6, तो 1/3। जब ये इससे जरब खाएगा तो 1/6। तो ये हमारा आंसर निकल आया 0, 1/2, -1/3 और 1/6। इसके बाद तीसरा जूस, दूसरा बी पार्ट खुद कर लीजिएगा। सिमिलरली स्टूडेंट हमने पहले इसका फार्मूला लिखना है, सी इनवर्स 1 ओवर सी का मोड, यानी जो कालब होगा उसी का मक्ता, कहीं यहां ए ना लिख देना अगेन, तो सी का एडजॉइंड, तो इसको हमने नाम देना है इक्वेशन 1 का। सिमिलरली हमने पहले सी का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सी का कालब है -2 6 3 -9, इसका हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट उसी तरह -2 ज़रब -9 आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो कितना आएगा 18, ये ब्रैकेट में लिखना है, -6 ने 3 से ज़रब खाई तो ये भी 18। अब 18 में से 18 निकालें तो 0, यानी सी का डिटर्मिनेंट, सी का मक्ता कितना निकल आया 0। अब यहां पे जरा समझिएगा जी, गैर नादर कालब था इस तरह, तो अब सी का जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसका मक्ता, उसका डिटर्मिनेंट निकल आया है 0। तो हमने सीखा हुआ है स्टूडेंट कि जो कालब 0 मक्ते का आंसर दे दे, उसका डिटर्मिनेंट 0 निकल आए, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिंगुलर नादर कालब। अब स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं है। इसके आंसर में आपने नीचे लिख देना है कि ये एक नादर कालब है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, इसका ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मुमकिन क्यों नहीं होता। देखें स्टूडेंट, समझें इसको, जब हम इनवर्स के फार्मूले में इसको पुट करेंगे, देखें 1 ओवर इधर आ गया 0, क्योंकि नादर कालब है ना, बटे के अंदर 0 आ गया, तो बेशक आप एडजॉइंट की कीमत यहां लिख भी लें, व्हाटसोएवर जो भी आपने निकाली है। अब मसला यहीं पे बन गया कि याद रखना, मैथ के अंदर, रियाजी के अंदर किसी रकम के बटे में 0 आ जाए, ऊपर कोई भी रकम हो, शर्त है कि बटे के अंदर अगर 0 आ जाए तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड, यानी इनफाइनिट, इन्फिनिटी कहते हैं, इनफाइनाइट भी इसको पढ़ते हैं, या इसको सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, मैथमेटिक एरर भी कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट, रियाजी के अंदर किसी भी जगह ऊपर रकम कोई भी हो, अगर उस रकम के बटे में 0 आ गया तो आप कैलकुलेटर पे भी ये चेक कर सकते हैं कि ऊपर आप लिखें 2, 1, 3, 100, 10, जितना भी, तकसीम जूं ही 0 करेंगे तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे
तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, सिस्टमेटिक एरर आएगा, मैथमेटिक एरर आएगा। तो इस वजह से जो चीज एरर हो, जो चीज अनडिफाइन हो, उसको हम बयान ही नहीं कर सकते। इस वजह से बात याद रखिएगा, जिस कालब का मक्ता सिफर निकल आया, सिंगुलर मैट्रिक्स निकल आया, उसका आपने लिख देना है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। करता क्यों नहीं, ये हमने समझ लिया, क्योंकि इसके फार्मूले में मक्ते की कीमत बटे में आती है। तो जब हम जीरो यहां दर्ज करेंगे, 1/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी किसी से ज़रब खाएगा फिर भी इंफिनिटी यानी अनडिफाइंड। तो जो चीज अनडिफाइन है वो बयान करने के काबिल ही नहीं रहती। क्लियर है स्टूडेंट। अब सी सिफर निकल आया इसका डिटर्मिनेंट। अब यहां क्या लिखेंगे, ये एक नादर कालब है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है नहीं है, तो यहां आपने अपना क्वेश्चन छोड़ देना है। इसके बाद चलते हैं हम अपने चौथे जुज की तरफ। सिमिलरली डी हमें दिया गया है, तो हमें इसका चाहिए इनवर्स। तो क्या फार्मूला, डी इनवर्स 1/d का मॉड, डी का मक्ता इनटू डी का एडजॉइंड, यानी हमने डी का एडजॉइंड मालूम करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है, और दोनों पुट करेंगे तो इनवर्स निकल आएगा। अब स्टूडेंट सिमिलरली पहले हमें क्या मालूम करना है, डी का मक्ता। मेरा ख्याल समझ आ गई होगी कि हम पहले मक्ता मालूम क्यों करते हैं। तो 1/2, 3/4, 1 और 2। अब पता है ना कैसे। सिमिलरली पहले हमने वतरी अरकान को जरब देनी है, इसको इसके साथ। तो 1/2 जरब 2 ब्रैकेट में आपने लिखना है। तो जब 1/2 2 से जरब खाएगा तो 1 आ जाएगा, सेंटर में माइनस। 1 ने 3/4 से जरब खाई तो कितना आ जाएगा, 3/4। ये डी का मोड मक्ता वैसे ही। अब 1 इस नफी ने यहां जरब खाई तो नफी का 3/4, तो इसका एलसीएम लीजिएगा 4 आएगा, यहां 4 -3। ये तो स्टूडेंट पता है ना एलसीएम लेने का जुज़ाफ़े कल। तो 4 में से 3 निकाले 1 और बटे में कितना आ गया, 4। अब स्टूडेंट ये हमारा डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है, गैर नादर है, तो ज़रबी माकूस मुमकिन है। इस वजह से हम पहले इसका क्या मालूम करेंगे, एडजॉइंट। तो डी का एडजॉइंट मालूम करते हैं। उसी तरह इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, और जो गैर वतरी अरकान है इनकी अलामतें चेंज करेंगे। अब ये और ये कीमत इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। डी इनवर्स 1/डी का मॉड कितना निकला है, 1/4 इंटू 2 नफी 3/4 -1 1/2। अब स्टूडेंट यहां पे 1/4 है। देखें जरा इसको समझें, 1 आगे लिखा है बटा, फिर 1/4। तो इसको हम यूं एक वैसे ही इस बटे की जगह लिख सकते हैं स्टूडेंट तकसीम, ये 1/4। अब ये एक वैसे ही तकसीम को बदल दें जरब में, तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे, तो 4 आ जाएगा। 4 को 1 से जरब दी 4, यानी 1/1/4 का आंसर सिंप्लीफाई कितना आता है, 4। तो इसको यहां पे आप 4 लिख लें पहले, इनटू, ताकि हल करने में आसानी हो। नफी 3/4 नफी 1 1/2। अब क्या किया जाता है स्टूडेंट, इसको अंदर जरब देंगे हम, 4 2 कितना आ जाएगा, 8। ये इससे जरब खाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, नफी 3, ये नफी का 4, ये 4 2 से कट गया, तो यहां कितना आ गया, 2। तो ये इसका आंसर निकल आया। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात यहां पे बड़ी मजे की, कि हमें ये कैसे पता चले कि ये रकम दिए गए कालब का वाकई ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। क्या मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि हमें कैसे पता चलता है। हमने अपना आंसर निकाल लिया, हमें यह लगा कि हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं है, हम शक में पड़ गए हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन हल किया, सॉल्व किया, 2 नंबर हमने लेने हैं,
हर क्वेश्चन के आंसर पे हमें शक कहीं ना कहीं बाद का पड़ जाता है, तो हमें कैसे पता चले कि ये कालब इस कालब का इनवर्स है या ये कालब इसका इनवर्स है? एक ही बात है, ये अगर इसका इनवर्स है ना तो ये इसका इनवर्स होगा, तो हमें कैसे पता चले? तो स्टूडेंट यहां पे आपको एक मैं बात बता रहा हूं, बड़े तवज्जो से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चनों में भी ये सॉल्व करना है, सिर्फ कालबों में नहीं नंबरों के अंदर भी। दो कालब, जिस तरह मैंने आपको बताया था जमी माकूस में एडेटिव इनवर्स में, कि अगर हमें पता चलाना है कि वो आंसर ठीक है या नहीं, तो हमने क्या किया था, उन दोनों कालबों को जमा किया था। जमी माकूस का मतलब जमा करना, और हमें आंसर मिलना चाहिए था आइडेंटिटी, मीन, जमी, जाती, आंसर। नंबरों की बात करें तो उसमें सिफर है, कालबों में बात करें तो सिफरी कालब है। मेरा ख्याल है आपको याद आ गई होगी ये बात। सिमिलरली इस कालब का ये जरबी माकूस है, वहां क्या था, एडेटिव इनवर्स, जमी माकूस, तो जमा किया था। यहां है जरबी माकूस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहां क्या करना पड़ेगा, जरब। जी हां स्टूडेंट, अब इस कालब को इस कालब के साथ जरब दें, जमा करने से जमी जाती अंसर, जरब देने से जरबी जाती अंसर आना चाहिए। नंबरों में बात करें तो एक, कालबों में बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहदानी कालब, जरबी जाती कालब जवाब आना चाहिए। कब, अगर ये वाला इसका इनवर्स है, ये कालब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो याद रखिएगा आप इस कालब को इस कालब से दें जरब, तो जवाब वहदानी कालब आना चाहिए। अगर आ जाए तो ये कालब इस कालब का क्या होगा, इनवर्स होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह के हम क्वेश्चन भी आगे करेंगे जिससे आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें ए और बी दो कालब दिए गए हैं, तो इसके जो दो जुज हैं, तो पहला जुज हमने यहां लिखा है कि ए इंटू ए का एडजॉइंट, मीन ए को ए के एडजॉइंट से जरब दें, इसका जवाब। फिर ए वाला कालब एडजॉइंट पहले लिखें और ए का कालब बाद में लिखें, एडजॉइंट वाला कालब पहले, ए वाला कालब बाद में, फिर जरब दें। और नंबर थर्ड, ए का डिटर्मिनेंट लें, मक्ता लें, तो उसको आइडेंटिटी, वहदानी कालब, जिसका ऑर्डर अगर यहां कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब इसका ऑर्डर होता है 2/2। अगर मैं यहां लिख लूं 3 I3, इसका मतलब होता है कि इसका ऑर्डर जो है, इसका जो मर्तबा है वो 3/3 है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कालब कौन सा होता है, वो जरूरी है कि वो डायगोनल पहले होना चाहिए, वो जरूरी है कि वो पहले स्केलर होना चाहिए, वो जरूरी है कि पहले मुरब्बी होना चाहिए। इसकी तारीफ पढ़ाते हुए मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि ऐसा स्केलर कालब वहदानी कालब कहलाता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वतरी अरकान बराबर तो होंगे ही, क्योंकि वो स्केलर तो पहले है, लेकिन जस्ट एक के बराबर हो, कि डायगोनल्स में 1 1 आना चाहिए और बाकी तमाम अरकान है सिफर हो। तो बहरहाल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अलामत है, इसकी सिंबल आई ही यूज होती है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है ये भी जरूरी है। तो याद रखना, जब यहां कुछ नहीं लिखा तो समझ जाना इसका ऑर्डर 2/2 है। वैसे भी आपकी इस क्लासों के अंदर 9th के अंदर ऑर्डर है इसके 2/2 तक का, 3/3, 4/4 का, ना तो इनवर्स है ना ही डिटर्मिनेंट है, तो इस वजह से यहां लिखा ही नहीं गया। अगर लिखा जाता 3 तो 3/3 का आइडेंटिटी होता। तो बहरहाल इसको हल करते हैं। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए देखें। नंबर 1, हमें ए का एडजॉइंट चाहिए, तो हमें ये तो लेना आ गया। इसके बाद यहां वो सिमिलर एक मर्तबा मालूम कर लिया, ए का मक्ता हमें चाहिए, वो भी हम सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन की लेंथी इबारत देख के परेशान नहीं होना, क्या कंसेप्ट है, ए का एडजॉइंट मालूम कर लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे,
फिर जैसे जैसे उसने कहा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जरब भी हम सीख चुके हैं, जरब देते जाएंगे तो तीनों के आंसर हमारे पास क्या आएंगे, सेम। तो चलते हैं जी इसको हल करने की तरफ। तो सबसे पहले हम ए का एडजॉइंट मालूम करते हैं, जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो मालूम कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ए का एडजॉइंट, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, इन दोनों की अलामतें चेंज कर दें। क्लियर है स्टूडेंट? एडजॉइंट हमने मालूम कर लिया, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, इसका हमें पता है। अब चलते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। ए का डिटर्मिनेंट, तो पहले उसी तरह अलामत 1 2 4 और 6। अब क्या तरीका कार है, याद है स्टूडेंट? क्या करना है, पहले वतरी अरकान को, 6 को 1 से जरब दी 6 आएगा, ब्रैकेट में आपने लिखना है। 4 को 2 से जरब दी 8 आएगा, तो 6 में से नफी का 8 निकालें तो कितना आएगा, माइनस का 2। जी स्टूडेंट, यहां हमने डिटर्मिनेंट यानी मक्ता निकाल लिया। आपने प्रॉपर वे में इसको हल करना है, स्टेप स्किप नहीं करने, क्योंकि एक आधी बार करना है। अगर आप इस तरह भी कर लोगे गलत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। आप डायरेक्ट ए का मॉड इक्वल नफी 2 बेशक लिख दो, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, गलती करने से बचना है जितना हो सके। अब सिंपल क्या काम करें, इसको हल करते हुए ए का कॉलम पहले इनटू ए का एडजॉइंट बाद में, ऐसे ही है स्टूडेंट। इसके बाद सेंटर में मैं लाइन लगा देता हूं। अब इसको ए का एडजॉइंट पहले लिखें इनटू ए का कॉलम बाद में लिखें। यहां भी मैं सेंटर में लाइन लगा देता हूं, ये दूसरा हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमने मालूम करनी है तीसरी साइड, तीसरा हिस्सा, वो क्या है, यहां बेशक आप इक्वल के साइन लगा ले, इधर भी इक्वल का साइन, इधर भी। वो क्या है, ए के मोड को जरब देनी है वाहदानी कालब के साथ, तो तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो लिखते हैं जी पहले ए का कालब, क्या है जी, ए का मैट्रिक्स 1 2 4 6। अब इनटू यानी जरब खाएगा एडजॉइंट से, तो वो निकाल चुके हैं 6 -2 -4 और 1। अब स्टूडेंट जरब देने का पता है ना तरीकाकार, वो अगेन सेम। इसकी पहली कतार को इसके पहले कॉलम से, 1 ने 6 से जरब खाई तो 6, 2 ने नफी 4 से जरब खाई तो नफी का 8, 1 ने नफी 2 से जरब खाई नफी 2, 2 ने 1 से तो जमा का 2। इसके बाद 6 ने 4 से जरब खाई तो 24, फिर 6 ने 4 से तो 24, 4 ने 2 से जरब खाई नफी के 8, 6 ने 1 से जरब खाई तो 6। अब 6 में से 8 निकालेंगे तो नफी का 2, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, 24 में से 24 निकालेंगे तो 0, नफी 8 में से 6 निकालेंगे तो नफी का 2। ये हमारी 3 साइड है ना, लेफ्ट सेंटर और राइट। तो पहली साइड का इस साइड का आंसर निकल आया। अब यहां पे ए का एडजॉइंट हमें पहले लिखना है, बस तरतीब बदल दें, 6 नफी का 4 नफी का 2 और 1। ए का कॉलम लिख लिया एडजॉइंट का। अब ए का लिखें 1 2 4 और 6। अब हमने इन दोनों को जरब देनी है, तो दें जी। सिमिलरली जरब का तरीका सीख चुके, 6 ने 1 से जरब खाई 6 नफी का 8, 6 ने 2 से 12 नफी का 12, नफी 4 ने 1 से नफी का 4, 4 ने 1 से जमा का 4, नफी 4 ने 2 से नफी 8 जमा 6, और ये कालब को कर दे बंद। अब स्टूडेंट 6 में से 8 निकालें, नफी 2, 12 नफी 12 0, नफी जमा 4 0 और नफी का 2। तो ये हमारी सेंटर वाली साइड आ गई। अब लास्ट वन की तरफ चलते हैं। ए का मॉड कितना निकला है, -2 इंटू जरब देनी है वाहदानी कालब के साथ, तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी कालब, जिसको जरबी जाती कालब भी कहते हैं। यानी ये जिस अदद से जरब खाएगा वो नफी 2 है, तो इसको जब हम अंदर जरब देंगे तो नफी 2 ने 1 से जरब खाई तो नफी का 2,
0 0 ये -2। अब जरा गौर करें 1 2 3 तीनों सेम है तो आप लिख देंगे साबित हुआ कि ये तीनों साइडों का आंसर जो है वो सेम है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जुज। ये लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए अहम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आते। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पीछे तक इस एक्सरसाइज के खत्म हो गए हैं। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चन के दूसरे जुज की तरफ। जी स्टूडेंट, इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें है कि बी जो मैट्रिक्स है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसको ज़रब देनी है बी के इनवर्स के साथ, इसके ज़रबी माकूस के साथ। इसका जवाब आई, जो अभी मैं बता के हटाऊं बात कि अगर कोई कालब किसी कालब का इनवर्स हो तो आप उन दोनों कालबों को ज़रब दे दें तो उसका जवाब आइडेंटिटी आ जाए तो समझ जाना कि वो कालब एक दूसरे के इनवर्स हैं। फिर बी इनवर्स जो निकलेगा उसको पहले लिखेंगे, बी के कालब से ज़रब देंगे, इसका भी जवाब क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। ये है जी हमारा क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट। अब हमें इसमें क्या क्या रिक्वायर है, बी का कालब रिक्वायर है वो हमें दिया गया है, बी का इनवर्स रिक्वायर्ड है तो वो हम सीख चुके हैं ना कैसे निकालना है। तो हम पहले बी का इनवर्स मालूम करते हैं। जी स्टूडेंट यहां लिखते हैं जी बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला, 1/b का मक्ता इनटू बी का एडजॉइंट। तो इसको हम नाम देते होते हैं इक्वेशन 1 का। अब हमारा पहला काम, हमें b का डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें पहले b का मक्ता चाहिए। तो b का कालब है 3 -1 2 -2। हम मक्ता निकालते हुए उसी तरह इसको इससे तरफ दी -6, सेंटर में माइनस की अलामत, 2 ने नफी 1 से तरफ खाई तो नफी का 2। अब स्टूडेंट नफी 6 वैसे ही, अब उस नफी ने इस नफी 2 से तरफ खाई तो जमा का 2। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया -4। अब इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। चूंकि नॉन सिंगुलर निकला तो इसका इनवर्स मालूम होगा, निकलेगा। तो b इन दोनों की जगह चेंज कर दें और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास निकला है बी का एडजॉइंट। अब ये दोनों कीमतें इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। तो b इनवर्स इक्वल 1/, बी का डिटर्मिनेंट कितना निकला है -4 इंटू नफी 2 1 नफी 2 3। तो ये हमारे पास b का इनवर्स। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ अंदर देनी है ज़रब, ऐसे ही है ना। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, इस सवाल को करने के दो तरीकाकार है। एक तरीका तो ये है कि ये जो b इनवर्स निकला है ना, इसके ये जो बटे वाली रकम है आप इसको इसके साथ अंदर ज़रब दे दें। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों में, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं, वो तो हमने मालूम ही इनवर्स तक करना था तो उसको हमने इसके साथ अंदर ज़रब दे दी। यहां पे भी आप ये काम कर सकते हैं, आप इस रकम को इसके साथ अंदर ज़रब दे दें तो इसका आंसर बटे की शक्ल में निकल आएगा। ऐसे ही है ना स्टूडेंट। अब जब देखें इसको अंदर ज़रब देंगे, इसका आंसर बटे की शक्ल में निकलेगा। तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये करना है कि बी वाले कालब को, यानी इस कालब को ज़रब देनी है इनवर्स के साथ। तो जब आप ये रकम बटे में आएगी, इसको जब इससे ज़रब देंगे तो बटे को ज़रब देना जरा मुश्किल होगी, दी जाएगी क्योंकि हमने दी भी है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा इसी तरह ये लॉन्ग क्वेश्चनों में भी आना है। तो हमने एक पैटर्न अपनाना है, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं ना, इसको ज़हन नशीन कर लें, यही तरीका आपने अपनाना है। और बात अक्सर फिर वही रहती है कि हमें फलां टीचर ने कहा, हमें फलां हेल्पिंग बुक से देखा, फलां बुक से देखा है, वो तो इस तरह हल नहीं किया हुआ, कहीं नंबर तो नहीं करते। स्टूडेंट हरगिज़ ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम तालिब इल्मों को, स्टूडेंट को आसान से आसान तरीका जो है वो बताएं, जिससे स्टूडेंट जितनी गलती कम करेगा उसके उतने मैक्सिमम नंबर लेने के चांस ज्यादा होते हैं।
आपने क्या करना है, यह बात याद रख लेनी है, यह गलती नहीं करनी, क्योंकि आप अक्सर फिर भूल जाएंगे। तो उसी तरह जहां पे गलती है वहां पे मैं स्टार बनाता होता हूं, अक्सर आपको पता है। आपने इसको इसके साथ जरब नहीं देनी, समझे, ये आपका इनवर्स निकल आया, आपने यही रोक देना है। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। कहता है बी को जरब दें बी के इनवर्स के साथ। तो यहां पे हम लिखते हैं जी इक्वल का साइन बी मल्टीप्लाई बी का इनवर्स। तो पहले हम लिखेंगे बी का कालब, इसको जरा तवज्जो से समझिएगा। 3 -1 2 -2 लिख दिया बी का कालब। अब बी का इनवर्स, ये जो लिखा हुआ है इसको उठा के यहां लिख दें 1 -4 इंटू नफी 2 1 नफी 2 और 3 लिख दिया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, ये जो बाहर वाला अदद है ना ये स्केलर है, ये स्केलर अदद है। मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। क्या आप किसी एक नंबर को शर्त है कि वो जरब हो रहे हो, आप इस एक नंबर को इससे जरब दे दें, इसी नंबर को इससे जरब दे दें, तीनों को फिर जरब दे दें, तब भी आंसर ठीक। आप इसको सिर्फ इसके साथ जरब दे दें, इसके साथ इसके जवाब को जरब दे दें, तब भी आंसर ठीक। इसको इससे जरब दे के इकट्ठा जो जवाब आए इसके साथ जरब दे दें, तब भी आंसर ठीक। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन नंबर में मतलब होता है कि जो बाहर वाला अदद है ये इससे इससे तीनों से जिसी तरह भी जरब खा सकता है। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को शुरू में ले आना है। कहां ले आना है स्टूडेंट, शुरू पे 1 ओवर -4, बाकी दोनों कालमों को वैसे ही लिख दें। 3 -1 2 -2 इसको भी वैसे ही लिख दें। नफी 2 1 नफी 2 3। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसको वैसे ही लिखा रहने दें, इसका अभी काम नहीं है, आप उनको आपस में जरब दे दें। देखें बटे के बगैर रकमें आसानी से जरब होंगी। इससे जरब दें -6, इससे जरब दें जमा का 2, इससे जरब दें 3, इससे जरब दें -3, इसको इससे जरब दें -4 जमा 4, 2 को 1 से और 6। क्लियर है स्टूडेंट। देखें कोई बटा आ ही नहीं रहा, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है। नफी 6 से 2 नफी 4 0 0 -4। अब क्या करें, इसको उठा के अंदर सबसे जरब दे दें। तो नफी नफी से कट गया, 4 से 4 1, ये 0 ये 0 ये 1। तो देखें क्या उसने कहा था, उस कालब के उसके इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। यहां कुछ नहीं है तो 2/2 का ऑर्डर, देखें आइडेंटिटी आ गया। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, बी का इनवर्स पहले लिखना है रकम में और बी बाद में लिखना है। तो यहां बी का इनवर्स और मल्टीप्लाई बी। तो पहले अब बी के इनवर्स का आंसर ये। तो देखें जब अब बटे में ले जाएंगे ना तो जरा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्यों ऐसे पंगे में पड़े, हम अपने क्वेश्चन को जानबूझ के लेंथी भी करें, खराब भी करें और गलती भी करें। खासतौर लॉन्ग के अंदर आपको यह फायदा होगा, क्योंकि जब हमने प्रॉपर लॉन्ग करना है तो आपने इससे पहले अगर ये क्वेश्चन कभी सीखा है तो आप देखते होंगे कि बटों में मल्टीप्लाई करना आपको कितना मुश्किल लग रहा होता है। यहां देखें कोई बटे की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सिंपल जाके अंदर बस जरब दे दी जी। यहाँ पे बी का कालब लिखना है तो क्या है जी 3 -1 2 -2 जी। ये शुरू वाला वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम दें इसको जरब। नफी 2 ये नफी का 6 2 जमा 1 2, ये जमा का 2, ये नफी का 2, ये माइनस का 6, ये जमा का 6, ये 2 और ये माइनस का 6। अब नफी 6 में से 2 निकालें तो नफी का 4। खुद ब खुद आपका क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेगा, खुद समझ आ रही होगी कि वाकई इसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना है। अब नफी 1/4 को अंदर जरब देंगे तो 1 0 0 1। तो देखिए इसका आंसर भी क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। इसका भी वहदानी आना चाहिए था,
इसका भी वहदानी, इसका भी वहदानी आ गया, इसका भी वहदानी, तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव दैट, साबित हुआ कि b इंटू बी का इनवर्स इक्वल होता है वहदानी कालब, और ये इक्वल होता है b का इनवर्स मल्टीप्लाई b। अब हमें यहां से अगला क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी कि दो कालब, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, होंगे। अगर हम उन दोनों कालमों को आपस में ज़रब दे दें तो उसका आंसर क्या निकल आए? आइडेंटिटी। ये कंसेप्ट याद रखना है। कोई एक नंबर दूसरे अदद से ज़रब खाए तो वो होगा एक दूसरे का ज़रबी माकूस अगर जवाब एक आए। सिमिलरली कोई अदद किसी दूसरे अदद का जबी माकूस होगा अगर वो अदद उस अदद में जमा हो तो जवाब सिफर दे। अब स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होता है मुकम्मल। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट इसके दो जुज हैं और ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि साबित कीजिए नीचे दिए गए दोनों कालब एक दूसरे का ज़रबी माकूस है। ये मैट्रिक्स इसका या ये मैट्रिक्स इसका, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अभी हमें कंसेप्ट एक सीखा है कि अगर कोई दो कालब फर्द कर ले, लेट करें कि ये ए है, ये ए इनवर्स है। उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है ना कि आपने प्रूव करना है कि ये कालब इसका इनवर्स है। तो हम लेट करेंगे पहले कि ये अगर ए है तो ये ए इनवर्स है। अब साबित कैसे होगा कि ये वाकई एक दूसरे का इनवर्स है? हम इन दोनों को देंगे आपस में ज़रब। ज़रब देने से अगर इसका जवाब आइडेंटिटी आ गया, वहदानी कालब आ गया, तो हम लिख देंगे कि जी हाँ ये कालब इसका या ये कालब इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन। इसका पहला जुज खुद कर लीजिएगा, हम दूसरा जुज करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट। फर्ज करेंगे जिसको मर्जी आप ए का नाम दे दें, जिसको मर्जी आप ए इनवर्स का। हम लेट करते हैं जी ये कालब जो है ना वो ए का नाम दे दिया। अब हम इसको नाम दे दें ए इनवर्स का, इसका नाम दे दें ए इनवर्स। नफी 3 2 2 और -1। अब जो चीज हमने लेट की है, अभी प्रूव नहीं किया, लेट की है कि ये ए है, ये इनवर्स है। अब अगर ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, तो देन फिर क्या होना चाहिए? ए को ज़रब दें ए इनवर्स के साथ तो जवाब आइडेंटिटी आना चाहिए। ऐसा ही है ना स्टूडेंट? जब हम जो चीज लेट कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट भी होना चाहिए कि इसका इससे प्रोडक्ट आई निकलना चाहिए। अगर आई निकल आया तो हम कहेंगे कि जो चीज हमने लेट की है, जो चीज हमने सपोज की है वो ठीक है, इस वजह से ये वाकई एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। हाँ, अगर जो चीज हमने सपोज की है उसको ज़रब देने से आइडेंटिटी ना निकली तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी सपोजिशन थी, जो हमने लेट किया है, वो गलत है। अब इसकी लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड? LHS, ए का इनवर्स। तो लिखें पहले ए का कालब 1 2 2 3। अब लिखें जी ए का इनवर्स नफी 3 2 2 -1। अब दें इन दोनों को ज़रब। ज़रब तो आती है ना, नफी का 3 4 2 नफी 2 नफी 6 जमा 6 4 नफी 3। तो नफी 3 जमा 4 1 0 0 1। तो ये किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी है ना, आई। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम शुरू कहां से हुए? लेफ्ट हैंड साइड से, और आ क्या गई? राइट हैंड साइड। तो अब हमने लिखना है यस, कि जो हमने सपोजिशन की है वो ट्रू है, वो ठीक है। दीज मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। यहां ये जुमला लाजमी लिखना है, साबित हुआ
कि ये कालब इसका और ये कालब इसका जो है वो एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नहायत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, कई मर्तबा पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया है। इसके 2 पार्ट हैं, तो इसके भी मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा। सेम वे में है जैसे इसका दूसरा पार्ट है, लेकिन लेंथी है। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं गलती ना आए। इस चैप्टर के अंदर एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.6, उसमें से अहम क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, या इस तरह का ये जो क्वेश्चन है इनवर्स का, ये पेपर के अंदर रिपीट होते हैं बार, कई मरतबा ये पेपर में आए हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, छठा क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको देख लेते हैं तवज्जो के साथ, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर है क्या, क्योंकि इसके अंदर वो सारे तरीकाकार हैं जो आपको पहले से पता है। सिर्फ जहां जहां पे हमने गलती नहीं करनी उसको जरा तवज्जो से समझ लेते हैं। तो उसी तरह ये दूसरा जुज है, पहला जुज ए बी का होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो मैंने दूसरा जुज आपके सामने कर लिया है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, डी ए का होल इनवर्स हमें चाहिए। अब अगर यहाँ होता ए तो ए का इनवर्स यहाँ ए का मक्ता आता, ए का एडजॉइंट, बी होता यहाँ बी आता। अब चूंकि यहाँ डी ए प्रोडक्ट में है तो हमें पहले डी ए का प्रोडक्ट निकालना है, हासिल ज़रब निकालना है। तो हमें निकालना आता है, हमने क्या किया, पहले डी का कालब लिखना है, फिर ए का कालब, इन दोनों को हमने ज़रब दे दी, हमारे पास एक सिंगल कालब निकल आएगा। अब इसी कालब का क्या फार्मूला, डी ए का होल इनवर्स, सिमिलरली डी ए का डिटर्मिनेंट मक्ता, इसी का हमने क्या लेना है, एडजॉइंट। इस कालब का हमने यहां मक्ता निकाला, मक्ता निकालने का तरीका हम सीख चुके, 64 आया, इसका हमने एडजॉइंट लिया, दोनों कीमतें अपने फार्मूले इक्वेशन 1 में दर्ज कर दी, 1/64 ने अंदर तरफ खाई तो हमारे पास ये आंसर निकल आया लेफ्ट हैंड साइड का। तो यहाँ पे कोई नया कंसेप्ट नहीं है, नई चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज नहीं आई कि हमें डी ए का इकट्ठा इनवर्स चाहिए। तो हमने इसको पहले क्या किया, जरब दे दी, मक्ता निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया, इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसके बाद स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे जरा तवज्जो से देखिएगा, यहाँ पे हमसे गलती होती है, होती रहती है अक्सर औकात। जब हमने RHS लिखनी है तो तवज्जो से देखिएगा, ए इनवर्स पहले लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं ना तो यहाँ डी पहले है, तो माइंड में वही बात बार बार चल रही होती है। तो ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे ए इनवर्स डी इनवर्स लिखना है, कहीं डी इनवर्स ए इनवर्स, क्वेश्चन पेपर में ठीक आता है, उतारते हुए आंसर शीट में ये गलती होती है। तो सिमिलरली हमें पहले ए का इनवर्स चाहिए, पता है ना कैसे लेते हैं, सेम, फिर डी का इनवर्स लेना था, ये ए का इनवर्स, यहां पे गलती नहीं करनी, इस 1/8 को अंदर जरब नहीं देना ताकि बटे से जान छूट जाए। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर आपके पास यहाँ बटे में रकम निकल आई गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को हल करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए आपके लिए मसला बनेगा, तो आपने इसको यहीं पे छोड़ देना है। इसके बाद डी का इनवर्स लिया, सिमिलरली यहां भी अगेन वही कि इसको सेम प्रोडक्ट में अंदर जरब नहीं देनी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हम यहां तक क्वेश्चन में पहुंच आए, हमें यहां से पता चल रहा होगा कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। देखें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में डी ए के प्रोडक्ट का जो मक्ता निकलेगा, जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, वो सेम होना चाहिए इसके बाहर मक्ते और इसके बाहर मक्ते के प्रोडक्ट के। देखें इधर कितना है, 64 है ना, 64 है ये वाली रकम, तो फिर इसका और इसका हासिले जरब भी 64 होगा। अगर ये सेम है ये और वो, तो समझे आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। इसी तरह पहले जूज में ए बी के प्रोडक्ट का होल इनवर्स में बी इनवर्स ए इनवर्स, वहां भी ये तवज्जो से देखिएगा कि इसका मक्ता और इन दोनों का हासिले जरब सेम होना चाहिए। और क्या गलती दूसरी बताई कि वो मिस्टेक आपसे होती है, यहां डी इनवर्स पहले ना लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने लिख लिया, आपने क्वेश्चन हल कर लिया,
तो आपसे गलती नहीं पकड़ी जानी, आपने गलत कर लेना है सवाल। ये बातें मेरी तवज्जो से सुना करें स्टूडेंट, आपको जो मैं कहता हूं यहाँ पे तवज्जो करनी है। तो ये वो जगह होती हैं, आप भी अक्सर देखिएगा, नोट कीजिएगा, जो मैं बताता हूं ना, हमसे यही गलतियां रिपीट हो रही होती हैं। तो बहरहाल स्टूडेंट, अब हमने ए इनवर्स की कीमत दर्ज कर दी, डी इनवर्स की कीमत दर्ज कर दी, ये स्केलर प्रोडक्ट सिमिलर ला 1/8, 1/8 से ज़रब खाई तो 64, इस रकम को यहाँ अब ये लिखते आएंगे एंड तक, इन दोनों को ज़रब दे दी, ज़रब देना आती है ना, उसी तरह हमने इसको ज़रब दी, यहां तक पहुंच आए। अब आखिरी स्टेप है, चूंकि अब इसको अंदर ज़रब दे दें तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 निकल आई। अब यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और वो इक्वेशन 2 दोनों सेम है, तो हम लिख देंगे कि हेंस प्रूफ, साबित हुआ कि डी ए का होल इनवर्स जो है वो ए इनवर्स डी इनवर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 होती है मुकम्मल। अगली एक्सरसाइज के साथ एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूंगा, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।